मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आइटम नंबर 9 श्री विप्लव। मत संख्या 9 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं, जो कि मेरे नाम के समक्ष मत संख्या 9 पर आज की संशोधित कार्यसूची में है। धन्यवाद। मत संख्या 10। Sir, second and third report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Railways as listed against my name at serial number 10 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 11 श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूँ, जो गृह मंत्रालय संबंधी प्रतिवेदन से नंबर 1 कारागार स्थिति अवसंरचना और सुधार के बारे में समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों और टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 251वां प्रतिवेदन नंबर 2 गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगे 25-26 संबंधी 252वां प्रतिवेदन नंबर 3 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय DONE सर, विद योर परमिशन। महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2024-25 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों दूसरा बैच को दर्शाने वाला विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 13। महोदय, आपकी अनुमति से मैं 21-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 14। महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। मत संख्या 15। महोदय, एक बार पुनः मैं वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। Thank you, sir. Object. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। कि महाराष्ट्र राज्य के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां खरीदी की गई है। ये बहुत ही गंभीर बात है और सामान्य लोगों के आरोग्य के साथ ये खिलवाड़ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और इसमें जो दोषी लोग हैं इनके बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसके आगे ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। डॉक्टर सौगत राय जी। सर, विथ योर परमिशन। महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक झूठी वोटर लिस्ट का मामला उठाना चाहता हूं। पूरे भारत में के भाषण में ममता बनर्जी जी ने कुछ पत्र दर्शाए हैं जहां पर यह देखा गया कि वही जो नंबर है और वोटर बुक जो कि बंगाल में और हरियाणा में सेम है और बंगाल में ये मुर्शिदाबाद जिले में है। एक बार पुनः उन्होंने दिखाया वोटर कार्ड को जिसमें वही एपिक नंबर है बडवान हरियाणा, और हरियाणा में महोदय दर्शाता है कि डेनमार्क में सब कुछ ठीक नहीं है महोदय, कुछ बहुत ही कमियां हैं। इसे पहले ही बताया गया था महोदय। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, वहां की वोटर लिस्ट का संबंध है, वोटर सूची का संबंध है, मतदाता सूची का संबंध है महोदय, इसे हरियाणा की सूची में दर्शाया गया था और अब वह इसको तैयार कर रहे हैं। और आसाम में भी महोदय चुनाव हैं अगले वर्ष। महोदय मांग करता हूं
आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो कुल मतदाता सूची है वह पूरी तरीके से उसको संशोधित किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को देश को जवाब देना चाहिए कि क्यों कुछ स्टेट हैं हमें पता चल जाएगा अगले 3 महीनों के भीतर उनकी देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन जिसको अभी नियुक्त किया गया है, जो कि पहले अमित शाह जी के मंत्रालय में थे। हम उम्मीद करते हैं कि वह ठीक ढंग से काम करेंगे, ठीक जवाब मिलेगा हमें इस पर जो हमारा जो बात है। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन इज अंडर द, आपको पता ही है महोदय, जो चुनाव आयोग है वह मंत्रालय के तहत है, भारत सरकार के अधीन काम करता है और संसद के लिए प्रति वह जवाबदेही है। संजय हरिभाऊ जाटव, अध्यक्ष महोदय, संजय हरिभाऊ जाटव, अध्यक्ष महोदय, प्लीज मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप बोलिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में फसल बीमा योजना के तहत बाजू के सदस्य को बोलने दें, आपका भी लॉटरी में खुलेगा जब मौका देंगे। प्लीज। कुछ बाजू के क्षेत्र के किसानों ने बोलिए। माननीय सदस्य जी बोलना चाहते, आप नहीं बोलना चाहते। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के तहत जिनके पास मौसूली, जो गांव में मौसूली जमीन ही नहीं है, आप ऐसे जमीनों के ऊपर प्रतिपक्षी नेता ये बोल रहे हैं ना, इनको बीच में तो रोकना ठीक नहीं है ना। 1 मिनट उनको बीच में तो रोकना। हाँ, क्या बोलिए। बिकॉज सर, आपने सही बात बोली। वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके। अध्यक्ष जी, वोटर लिस्ट में अध्यक्ष जी दे दीजिए। आनंद भदौरिया जी, वोटर लिस्ट में दो। अभी आपको समय लगेगा प्रतिपक्ष नेता बनने में। आनंद भदौरिया जी। वोटर लिस्ट में अध्यक्ष जी, मैं अध्यक्ष जी वोटर लिस्ट में बोलने का मौका दे दीजिए। अध्यक्ष जी, वोटर लिस्ट में अध्यक्ष जी, बैठिए सब, वोटर लिस्ट में बैठिए। अध्यक्ष जी, अंधेर हो गया है, मैं बड़े अंधेर हो गया है। अध्यक्ष जी, आनंद भदौरिया जी बोलना चाहते हैं। बोल रहे हैं चलो, सर, बोल रहे हैं सर। बोलो। अध्यक्ष हमारा जी, सबका छीन रहे हैं ये अध्यक्ष जी, बैठकर। वो सब मिला के एक ही है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से अब आपके आपका छीन सामने लिया प्रतिपक्ष के नेता ने, आपका छीन रहे हैं। माननीय बोलने, अध्यक्ष आगे जी, का नंबर ले दूंगा मैं। गंभीर विषय। अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा के विधानसभा क्षेत्र मोहाली के एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष जी,
उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था। अध्यक्ष जी, दिन के 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है अध्यक्ष जी। इसी सदन के मैं मांग कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, एक लाइन आ जाए फिर मैं मांग कर। ये विषय राज्यों का आपकी अध्यक्ष जी, इसी सदन के एक सम्मानित सत्ता पक्ष के उत्तर प्रदेश के सांसद के उसी समय फैजाबाद बाराबंकी हाईवे पर उनके परिवार पर हमला किया गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इस घटना में आपका मांग क्या है? मेरी मांग ये है अध्यक्ष जी कि उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया जाए और इस संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच कराई जाए अध्यक्ष जी। निर्दोष कोई फंसाया न जाए और जो 2 मंत्री मेहताब जी। ऑनरेबल स्पीकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, चौधर जो कटक जिले का गजपति राजाओं का एक किला होता था कई वर्षों तक, समय के साथ जो है जो शक्ति का स्थल था वो वहाँ से स्थानांतरित होकर खुर्दा चला गया और आज भी वहाँ पे जो पुराना किला है उसके अवशेष हैं। ये बधी जो है, इसमें 4 ऐसे दरवाजे हैं जिसको दरवाजा बोला जाता है। इसके मध्य में एक ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म मंच है। इसे एक बहुत प्रसिद्ध बुद्ध के मानने वाले वहाँ पे जो है नावें चलती रहती थी उस क्षेत्र में और कोई स्थायी वहाँ पे जो है उसकी बाउंड्री वॉल नहीं थी जिसके कारण उसको संरक्षित किया जा सके। केवल एक एएसआई का वहाँ पे साइन बोर्ड लगा है जो बताता है कि इसका कितना ऐतिहासिक महत्व। मुझे बताया गया कि 10 एकड़ का जो ये जमीन है जिसमें 14 से नगर पालिकाएं जुड़ी है, इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार तत्काल कार्य करे और वहाँ पे एक गार्ड नियुक्त करे और स्थायी उसकी बाउंड्री का निर्माण करे उस स्थल पे। धन्यवाद। सर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्ट पूरी होने के बाद संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में पीने का पानी का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। भूजल स्तर नीचे जाने के कारण पानी का संकट चरम पर पहुंच गया है। बिहार राज्य के दक्षिणी भूभाग के सभी जिलों में, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में पीने की पानी की समस्या गहराता जा रहा है और राज्य के दक्षिणी भूभाग के सभी नदियां इस समय सूख जाती है। राज्य के अन्य जल स्रोत, जलाशय, नहर में भी पानी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मेरा सदन से मांग है, आग्रह है कि केंद्रीय टीम केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB को भेजा जाए कि पीने का पानी की समस्या का आकलन करे और निराकरण करे। उसी आधार पर जिले के सभी पंचायतों को कम से कम 25-25 हथिया चापा कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एम श्री भरत। थैंक यू सर। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। मैं जो हमारी लोक स्वास्थ्य है और खाद्य सुरक्षा है उसके चुनौतियों के बारे में बोलने के लिए खड़ा हूँ। जो हम आजकल ये बहुत अधिक विनियमित की जा रही हैं, जो हमें गलत खाने को प्रेरित करती हैं, उसको जो है विनियमित करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पे खाद्य अपमिश्रण के समस्याओं को यहाँ पे रखना चाहूँगा और उसकी सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़ा करना चाहूँगा कि
हमने मीडिया में देखा है कि सरकार जो है इसको दूर करने का प्रयास कर रही है। कुछ एक बातें यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जो विनियामक ढांचा तैयार किया गया है वो उतना सुदृढ़ नहीं है जिसे जितना उसे होना चाहिए। दूसरा जो है, जो उसमें दंड या शास्ति लगाई जाती है बहुत ही उदार है, जिसके कारण ये घटनाएं घटते रहती हैं। हमने देखा है कि कई ऐसी स्थापनाएं जो हैं वो उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करती और बड़ी मात्रा में अपमिश्रण किया जाता है खाद्य पदार्थों में। अस्वास्थ्यकर जो है सामग्रियां उसमें लगाई जाती है, जिसके कारण जो उपभोक्ताओं को नुकसान होता है जो उसका सेवन करते हैं। इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जो निगरानी तंत्र है। और मेरी जो बात है, इसमें जो समस्या है, इसमें जो है दंड और शास्ति को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जीएसटी के जो लाभ हैं, ताकि खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखा जा सके। माननीय सदस्य श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार जी। थैंक यू ऑनरेबल। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कन्याकुमारी पर स्थापित करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। जो पर्यटन को लेके जितनी संभावनाएं हैं उसका उपयोग करने के लिए मैं चाहूँगा कि तमिलनाडु और भारत को इसका लाभ मिले। कि जो प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उससे जो है वो कन्याकुमारी से जो यात्रा करना चाहते हैं उनको सीधे वहाँ से वायु सेवा मिल पाएगी। इससे जो है अनुमान लगाया गया है कि इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन उद्योग को इससे बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे जो स्थानीय परिवहन है उसमें भी बहुत सुधार देखा जा सकेगा। लोगों को बहुत सहूलियतें होंगी। न केवल ये क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि जो और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है कन्याकुमारी में आएगी। और इससे जो है वैश्विक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो स्थानीय लोग वहाँ रहते हैं, राज्य को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये जो भविष्य के लिए जो योजना है कन्याकुमारी के लिए, इसे अत्यंत पूरा किया जाए। धन्यवाद महोदय। डॉक्टर शशि थरूर जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। मैं यहाँ पे माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो आशा कार्यकर्ता हैं वो एक ऐसे हीरो हैं जिनकी गाथा कोई नहीं गाता। वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक मातृत्व और बच्चों के स्वास्थ्य की बात है, इसमें जो वैक्सीनेशन होता है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उनका जो योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हमने कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी भूमिका को देखा था, वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर तक पहुँचाने की बात है, वो जहाँ पे कहीं भी मातृत्व की माताओं को जरूरत होती है वो रात में वहाँ पहुँचते हैं और जो 12 से 24 घंटे नौकरी करती हैं। आशा कार्यकर्ताओं को अभी भी वर्गीकृत किया गया है स्वयंसेवक के रूप में, और उनको जो मानदेय या प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसमें विलम्ब होता है उनको देने में। जो परिवार होता है वित्तीय संकटों का सामना करता है। केरल में केवल 7,000 रुपये उनको प्राप्त होते हैं आशा कार्यकर्ताओं को। जो आशा कार्यकर्ताओं ने जो पूरे राष्ट्रव्यापी एक प्रतिरोध दर्ज कराया था कि उनको बेहतर जो है कार्य सुविधा मिले, उनको सेवानिवृत्ति उपरांत सुविधाएं मिले, उनको भी मातृत्व से जुड़ी सुविधाएं मिले। मेरे जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जो सचिवालय के बाहर है, वहाँ पे उन्होंने हमेशा विरोध दर्ज किया है और उन्होंने बताया कि सामुदायिक सेवा में लगे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनकी क्या स्थिति है, विशेषकर केरला में, चाहे वो महिला हो, उनकी जो श्रम है उसको गारंटी मान लिया गया है, लेकिन उनको उनके मूल्य को समझा नहीं जा रहा कि उनको कितनी सुविधा दी जानी चाहिए। तो उनकी चिंताओं को मैं यहाँ रखना चाहूँगा। इसमें जो मासिक उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, मानदेय राशि दी जाती है, उसमें बढ़ाया जाना चाहिए। उनके जो राशि लंबित है वो उनको यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त एक सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति उपरांत उनको लाभ दिया जाना चाहिए। मैं संसद सदस्य के रूप में चाहता हूं कि जो न्याय और सम्मान के साथ जीने का हक है, जो हमने प्रतिदिन सेवा देते हैं,
न केवल हमारी सहानुभूति बल्कि उनको राज्य की सहायता उनको दी जानी चाहिए। धन्यवाद महोदया। दिस इज सभापति महोदया, जो सूची है सो निकाल के मैंने ये जो पहले ही ये सूचना आपको दी है, जो आंदोलन पिछले 30 वर्षों से केरला में चल रहा है। केरल में प्रत्येक समुदाय के लोग जो है उससे जुड़ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है महोदया? क्यों उससे जुड़ रहे हैं? क्योंकि जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे, जब यूपीए सरकार थी, हमने 2005 में इस प्रणाली की शुरुआत की, हमने उसमें बहुत योगदान दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, केवल उनको 233 रुपये प्रतिदिन मिलता है, वह भी जो मानदेय होता है उनको प्रतिदिन नहीं मिल पाता है। आज वो जो है आंदोलन कर रहे हैं सचिवालय के बाहर बैठकर। राज्य सरकार जो है वो दोष आरोपित कर रही है, उन पे दोषारोपण कर रही है, वो आंदोलन का विरोध कर रही हैं, वो अपने ही लोगों का विरोध कर रही हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोषारोपण कर रही है, केंद्र राज्य को दोष दे रही है, राज्य केंद्र को। तो इसमें जिम्मेदार कौन है महोदया? अलग अलग जो है मापदंड बनाए गए हैं। अलग अलग राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय देने का, तेलंगाना में अधिक दिया जा रहा है, कर्नाटका में अधिक दिया जा रहा है, सिक्किम में दिया जा रहा है, तो केरल में क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये लोग पूछ रहे हैं। 20 वर्ष के बाद भी ये जो गरीब आशा कार्यकर्ताएं हैं, आज भी वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हैं। वो सेवानिवृत्त जब होती हैं तो उनको खाली हाथ ही सेवानिवृत्त होना पड़ता है, कुछ नहीं होता है महोदया। कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी तरह के भुगतान के कौन सेवानिवृत्त होता है, लेकिन हो वहाँ पे हो रहा है। तो मैं ये सुझाव दूंगा कि जो स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी राशि दी है केरल सरकार को। केरल सरकार वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं दे रहे, वो झूठ बोल रहे हैं। तो आशा कार्यकर्ताएं किस पर विश्वास करें, केरल किस पर विश्वास करे? ये उत्तर जो है हम स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहेंगे, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री है, हमें इसका उत्तर चाहिए। ये उनको जो है जो आंदोलनकारी हैं उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी आलोचना करके जो है जो आंदोलन चल रहा है उसकी आलोचना की जा रही है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति हम वहाँ पे देख रहे हैं। हम यह मांग करना चाहेंगे कि उनको जो है पहला उनको जो मानदेय है वो दिया जाना चाहिए और सेवानिवृत्ति उपरांत उनको राशि दी जानी चाहिए। इसमें एकरूपता लाई जानी चाहिए। 24,000 प्रति माह आशा कार्यकर्ताओं को दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार को एक बैठक बुलानी चाहिए, उनको आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए ताकि उनका आंदोलन समाप्त हो सके। धन्यवाद महोदय, मैं यही बात करना चाह रहा था। चेयरपर्सन। सभापति महोदया, सम्मानित सभापति महोदया, मैं मलयालम में बोलना चाहूँगा, जो मेरी भाषा है, जो केरल में आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई है। पिछले 1 महीने में जो आशा कार्यकर्ताएं हैं केरल की, वो सत्याग्रह पर बैठी हुई हैं, वो सचिवालय के पास, और केरल का पूरा समाज उनके पीछे खड़ा है। उनके 3 प्रमुख मांगे हैं जो वास्तविक मांगे हैं। उनको इन दिनों तक केवल 7,000 रुपये भत्ते के रूप में मिल रहा था, वो चाहती हैं कि उसे 21,000 कर दिया जाए, जो बहुत ही वास्तविक मांग है। इसी प्रकार से उनको स्थायी किया जाना चाहिए। और तीसरा जो है, जब वो सेवानिवृत्त होती हैं तो उनको कम से कम एक पेंशन राशि मिलनी चाहिए 5 लाख रुपए की। लेकिन इस पे कोई चर्चा भी अभी तक नहीं हुई है राज्य सरकार और आशा कार्यकर्ताओं के बीच में। कोई भी अभी तक उनसे संपर्क नहीं। उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है, कोविड के समय लाखों लोगों की जान बचाई है, लेकिन सरकार तो अभी तैयार भी नहीं है उनके साथ चर्चा करने के लिए। वे वैसे लोग हैं जो प्रतिदिन काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। महिलाओं बच्चों के लिए काम करती हैं। केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करना चाहिए कि वो आशा कार्यकर्ताओं के पक्ष में काम करे। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया। मैं इस सभा के ध्यान में
जो समस्याएं इस सरकार के द्वारा जो डिजिटल इंडिया के नाम पे समस्याएं खड़ी की गई उसके बारे में बोलना चाहूँगा। डिजिटल इंडिया जो है वो डिनाइल इंडिया बन गया है। जो NREGS कार्यक्रम है, पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो GPS आधारित ऐप पे है, और जितने भी किसान हैं या जो खेतों में काम करते हैं श्रमिक, वो GPS को ढूंढते रहते हैं। और जो डिजिटल के नाम पे जो किया जा रहा है, प्राधिकरण के नाम पे अभी ICS लाया गया, जहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि फेशियल रिकॉग्निशन करें। कैसे उम्मीद करेंगे कि वो चल के आंगनवाड़ी केंद्र पे जाए और अपना जो है चेहरा जो है पहचान के लिए उपस्थित करें। जो घरों में जो राशन जाता था वो भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। तमिलनाडु में जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं। ICDS कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यदि आप डिजिटल रूप में इसका मजाक करेंगे तो कैसे लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी? ये डिनाइल इंडिया है। मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो। इसको जो ये कार्य किया जा रहा है इसे बंद किया जाना चाहिए। जो लोग हैं, श्रमिक हैं, गरीब हैं, वो उनके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं होता कि वो अपना फेशियल रिकॉग्निशन दे सके। पूरा तमिलनाडु में या पूरे भारत में आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो हड़ताल पे जा रही हैं, वो ये काम नहीं कर पा रही हैं। उनको OTP चाहिए। कैसे लोगों को उम्मीद करेंगे कि जहाँ पे OTP भी ले वो लोग जाके अपना चेहरा पहचान के लिए उपस्थित करें? तो महोदया ये आवश्यक नहीं है। कृपया कार्यक्रम जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनको इस तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। जो NRGS है उसको पहले ही नष्ट किया जा चुका है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के जितने भी हैं सबको बंद किया जाना चाहिए। जो मानवीय प्रक्रिया है उससे सही है। उसके जहाँ पे अपराध हो रहा है तो वो कल्याणकारी योजनाओं से नहीं जुड़े होने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जैसे आप सबको ज्ञात होगा, आजकल रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स के बाद में चर्चा हो रहा है। आज 1951 से हमारा देश में इलीगल माइग्रेंट्स आना जाना रहता है। इसमें कांग्रेस सरकार कभी सोचा नहीं था, इसमें कभी ध्यान नहीं दिया। आज इलीगल माइग्रेंट्स के कारण से नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, पश्चिम बंगाल डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा देश डिस्टर्ब हो रहा है। 14 जुलाई 2004 में आपका MOS होम श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा था 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी इलीगल पूरा भारत में है। आज 50 लाख से ज्यादा वेस्ट बंगाल में इलीगल रोहिंग्या है, मुस्लिमों है, बांग्लादेशी मुस्लिम है। आज जो सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो फॉल्स वोटर का बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल का बॉर्डर साइड में कैसे हो जाता है 10%, 10,000 वोट है एक गांव में, एक पंचायत में काल एक वोट में 20,000 वोट हो जाता है। पूरा रोहिंग्या और जितने सारे बांग्लादेशी मुस्लिम लेकर के वोट होती है, इसमें मैं ध्यान देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो BDO ऑफिस, जो BDO अधिकारी होता है, जो ब्लॉक अधिकारी होता है, वो ब्लॉक अधिकारी ने फॉल्स वोटर बनाया था। वो इनलिए बात कर रहा है क्योंकि पूरा देश में 24 जुलाई 2023 में यूपी पुलिस एंटी टेरर स्क्वाड ने 74 रोहिंग्या को पकड़ा था। वो बांग्लादेशी है। शहीद अली खान जो अटैक हुआ था वो भी बांग्लादेशी है। वो पश्चिम बंगाल में वोटर कार्ड बना लिया। 5 सर्कल में मिर्जापुर में 50,000 में आपका बांग्लादेशियों को दुकान दे के जा रहा है। इसमें ध्यान देना पड़ेगा। आज होम मिनिस्ट्री को मैंने बताना चाहता हूँ, मेरे सबको बताना चाहता हूँ, जितने सारे पश्चिम बंगाल बॉर्डर साइड एरिया है, ये बॉर्डर साइड में पूरा के पूरा फॉल्स वोटर एंड फॉल्स रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी मुस्लिम के वोटर कार्ड बन रहा है और पूरा देश में छा रहा है, पूरा देश को खत्म करेगा। इसमें ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से होम मिनिस्टर अपियर है, इसमें ध्यान दीजिए। माननीय सदस्य श्री संजय उत्तम राव जी देशमुख जी। अध्यक्ष महोदय, माझ्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने बाबुळगाव, कळंब, राळेगाव, दिग्रस, दारवा, पुसद, कारंजा, मानोरा आणि लोकसभा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उच्च प्रतीचा कापूस पिकवला जातो। 75 के आसपास ये चला है। 2 खबरों का बीज 200 के आसपास है। दुष्मत ऋषि ने हमें बीच में ऐसी चीजों को अपडेट करते रहना। इस क्षेत्र में कपास की जननी मानी जाती है। यहाँ पे यवतमाळ जिले में सबसे ज्यादा कपास की पैदाइश होती है
इस क्षेत्र में सरकार का कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। ये 90% यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है, फिर भी यहाँ पे कोई प्रकल्प नहीं है। 21 साल में 21,000 किसानों ने आत्महत्या की है। ये बहुत भयानक है। इस क्षेत्र में कपास को कोई दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आत्महत्या हो रही थी। यूएस फॉरेन कृषि सर्विस के अंतर्गत 2024-25 में 1,26,00,000 टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। उसमें से 39% उत्पादन ये महाराष्ट्र में है। मराठवाड़ा में सोयाबीन की बहुत ज्यादा है ना। ये तुम्हारी रेलवे स्टेशन उत्पादन होता है। ये 50 साल तक देखना। ये आज सरकार ने केवल 4,892 रुपए MSP दी हुई है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोई राहत देना बंद किया है। आज उनके घर में सोयाबीन का उत्पाद पड़े हुए हैं। इसलिए इस क्षेत्र की समस्या दूर करने के लिए हम सरकार को विनती करते हैं कि कपास की प्रक्रिया करने वाले बड़े उद्योग यहाँ पे स्थापित किए जाए और यहाँ पे सरकारी उद्योग लगाए जाए और इन उत्पाद पे प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। इससे किसानों के माल को अच्छा दाम मिलेगा और उनकी आत्महत्याएं रुकेगी और मेरे क्षेत्र का विकास होगा। धन्यवाद। सदस्य श्री लालजी वर्मा जी। माननीय सभापति जी, आपको बहुत बहुत आभार। आज 75 वर्षों की आज़ादी के बाद भी इस देश के जो संवैधानिक अधिकार अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिला है, वो विभिन्न संस्थानों में पूरा नहीं हो रहा। देश के उच्च संस्थानों IIM और IIT में कुल 13 IIM है, जिसमें 22.8% फैकल्टी सामान्य वर्ग, केवल 5% फैकल्टी SC वर्ग से है, 1% ST वर्ग से है और 9% OBC वर्ग से। इसी तरह से 21 IIT जो है उसमें 80% फैकल्टी सामान्य वर्ग से है, 6% SC वर्ग से हैं, 1.6% ST वर्ग से हैं और 11% OBC वर्ग से। इसी तरह से देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, चिकित्सा संस्थानों में भी इनका रिजर्वेशन पूरा नहीं है। और उसका एक कारण जो है, माननीय सभापति महोदय, कारण ये है कि जब उनकी रिजर्वेशन की भर्ती निकलती है तो एक्सपर्ट जो बनाए जाते हैं, वो विभाग के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो सब एक सामान्य वर्ग के बना लिए जाते हैं। उस एक्सपर्ट कमेटी में कोई रिजर्वेशन न होने के कारण और जो सदस्य बनाए जाते हैं SC OBC के, वो बहुत जूनियर होते हैं, जो उसका विरोध नहीं कर पाते और नॉट फाउंड सुटेबल करके उनका जो है NFS करके उनको अयोग्य करार दिया जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि विशेष भर्ती अभियान चलाकर रिजर्वेशन का कोटा सभी शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में पूरा किया जाए और एक्सपर्ट कमेटी जो 3 सदस्यीय बनती है उसमें भी SC और OBC को रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे इन वर्गों का हित सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिलीप सीकिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, विकास भी विरासत भी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश में विकास के साथ साथ विरासत को संरक्षण संवर्धन में बड़ा जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने। मेरा ध्यान भारत सरकार के ओर आकर्षित है। भारत में सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता देने के ऊपर है। हम जानते हैं संस्कृत भाषा लोक भाषा भी है और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक इसका आधार भी है, साइंटिफिक लैंग्वेज भी है। विश्व की सबसे उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक
प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा भंडार भी इसी भाषा में है। आज पूरे विश्व में 50 से अधिक देशों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड समेत ऐसे कई देशों में संस्कृत को अपने विश्वविद्यालयों में एक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की महर्षि अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड न्यूरोपा यूनिवर्सिटी संस्कृत भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रदान करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में भी हाल ही में संस्कृत से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है, मन की बात में उन्होंने इस विषय को बहुत ही महत्व देकर के बताया है। देशवासियों को संस्कृत भाषा को सम्मान देने और दैनिक जीवन में इसका अपनाने का भी आह्वान किया है। सभापति महोदय, अतः आपसे केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है, नई शिक्षा नीति के अनुसरण करते हुए आने वाले पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी देने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा को एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु उचित कार्रवाई करने में श्रम करे। और विशेष करके मेरा दूसरा विषय है, सभी प्रदेश में एक संस्कृत और पुरातन विश्वविद्यालय खोलने का इनका एक विषय सामने लाए। और तीसरा मेरा एक डिमांड है, मेरा क्षेत्र में, मेरा जिला में कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और पुरातन विश्वविद्यालय है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको घोषित करने का काम करे। माननीय शिक्षा मंत्री जी आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को विशेष रूप से इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री नरेश गणपत जी। अनुराग को दादा कौन से ट्रैफिक दे रहे मुझे नहीं पता, सुनो ना। माननीय सदस्य श्री नरेश गणपत महस्के जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर के 78 लाख पेंशनर्स जो केंद्रीय और राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों से जुड़े हैं, न्यूनतम 1000 रुपया प्रति माह पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। ये राशि वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है। 2013 में होशियारी समिति, 2018 में श्रम संसदीय समिति और ईपीएफओ की उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन 7500 प्रतिमाह होनी चाहिए। पेंशनर पिछले 7-8 वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, ईपीएस 95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7500 प्रतिमाह किया जाए। इससे अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे न केवल पेंशनर्स के जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि उनके दशकों के योगदान का सम्मान होगा। सदन और सरकार का दायित्व है कि इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उन्हें न्याय प्रदान करे। माननीय सदस्य श्री सफी परमिल, मुझे लगभग मेरी टीम के हर आदमी का पता है ना। जो कि दूसरी बात है कि मैं ऐसे सिर्फ यहाँ बैठे काम नहीं कराता, मैं बगल में बैठ के काम करता हूँ, कराता भी है ना। और मैं मेरे साथी के साथ ना तो ऐसा थैंक यू मैडम वैसे बिल्कुल मैं करना नहीं चाहता, लेकिन कोई काम के साथ ना निकल पाता ना, वो मुझे पसंद है। मैं अपने डिसिप्लिन को बिल्कुल नहीं तोड़ता और मुझे बिल्कुल जैसे मैं उसको निकाला इसलिए था कुछ दिन पहले, 2 दिन में तय कर दिया तो तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात जब तुमने एक बार डाटा के सामने उनकी स्थिति बनाओगे,
त्रिवेंद्रम तुमने वो अलग बात के तो तुम सामने उसे बनाना पिछले 30 दिनों कुछ ना से बोला वो कि सर मेरा एक आदमी मैं नहीं बनाऊंगा फरवरी मेरे सामने 10 से मैं दो अपने धरने पे साथ नहीं बैठे रखूंगा हैं और फिर वहाँ दादा पे ने रात उसको दिन रिसीव वो करा विरोध कर रहे दादा हैं उसको न्यूनतम रिजाइन मजदूरी की कराए मांग के लिए, सामाजिक सुरक्षा दादा के जाने लिए, सेवानिवृत्ति और इस मामले में मैं 50 कुछ नहीं लाख के कहूंगा लिए हाँ वो मैं किसी को धरनारत हैं। ऐसा कोई आदेश नहीं देता हूँ अभी तो मैं ऐसा कुछ ज्यादा कर भी नहीं रहा हूँ मेरे पास खुद इतने काम है कि मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ We have given the ये letter. कर लो ये कर लो Sir, देख हमने पत्र यदि दिया आदमी को अपने काम करने में दिक्कत होगी तो मैं ये कहूँगा कि उसे धूप में बेहतर विकल्पों के लिए करना आंधी में चाहिए गर्मी में वहाँ पे कोई तुम्हारे लिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दादा घर मत जाओ है ना और कई बार गंभीर झड़प हुई है वहाँ पे हाँ ये चीज ठीक है केरल के प्रतिनिधि हैं और जो लोग हैं हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो कार्रवाई करें ताकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिले और उनका जो बकाया है जो उनका उचित हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। कृषि जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 230 रुपये प्रति दिन उन्हें 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है, उन्हें और कोई काम नहीं करने दिया जाता है। वो बच्चों के मातृ स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, टीकाकरण का, और जो वसीम था वसीम के बाद आईजी पर कोई वैसा व्यक्ति नहीं मिल रहा विभिन्न प्रकार का उपचार करती हैं और वो आईजी को उसका रिजल्ट दिख रहा है जो काम कार्य करता है, तो ये इस तरीके से जारी नहीं रह सकता है। सरकार को एक तत्काल इसमें कदम उठाने की जरूरत है। हम इस प्रकार से उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष करते हुए। जब कोरोना के समय में हमारे संबंधी भी नहीं आते थे तब ये जो है ना ये जो आशा कार्यकर्ता हमारे यहाँ आते थे, हमारा ध्यान रखते थे और बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं। ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो लाखों करोड़ों की मांग नहीं कर रहे हैं, वो न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि उनके साथ बात करें, उनकी समस्या का समाधान करें। और ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कड़ी हैं हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद। अरे भाऊ जी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में कुछ लोगों ने बोगस किसान दिखाकर 11,221 लोगों ने फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है, क्योंकि वो लोग मेरे क्षेत्र के है ही नहीं। उसके अलावा वहाँ क्षेत्र ही नहीं है। ऐसे कुछ गांव है जो तालुका प्ले से 4, इसमें है एक जिंतपुर है, पालम है, गंगाखेड़ है और सोनपेट है। ये 4 गांव के किसानों के नाम पे कुछ बनिया लोगों ने, कुछ चोर लोगों ने बोगस 65 करोड़ रुपए की लागत सरकार की उठाई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसानों के नाम के ऊपर कुछ लोग अगर सरकार के तिजोरी पे डाका डालते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर पोर्टल के नाम से ऑनलाइन जो भी किया है उसकी पूरी तहकीक कीजिए। खाली मेरे संसदीय क्षेत्र का सवाल नहीं है, ऐसे पूरे भारतवर्ष में कितने गांव में, कितने जिलाओं में, कितने संसदीय क्षेत्रों में हुआ है, इसकी भी तहकीकात पूरी तरीके से हो और ये किसानों के नाम पे जो लोग चोरियां कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं ऐसी मांग करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। दूसरी बात ये तो आज थैंक यू मैडम जी। मैडम प्लीज बैठिए। अरे क्या अलाउ मी टू स्पीक। किसी को आता हो ना आता हो, बोलिए। आई विल स्पीक प्लीज द फैक्ट्स। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना सर। मैडम हमें वाले मतदाता सूची हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। जो नकली मतदाता कार्ड है और उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी लिखा है, जो निर्वाचन कानून
की धारा 20 के तहत ये गैर कानूनी है। पिछले कुछ वर्षों से ये सब चल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। बंगाल, गुजरात से मतदाता आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए निर्वाचन आयोग ऐसा हमेशा कहता है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है, लेकिन कोई कुछ वर्षों से पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल निर्वाचन आयोग को इसमें लेकिन वो क्यों नहीं उचित तरीके से काम करना चाहिए। उसका जवाब उसको ही दे है ना, तभी लगाओ। तो मैं वही कह रहा हूँ। हेलो मैडम, मैं आपका ध्यान कानून व्यवस्था के ओर 2 मिनट बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। फेसबुक पर संसद को लाइव करना, वही बोला ना, बोलो ना बोलो कंप्लीट। तुम मैडम, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो झूठ बोल करके गवाहियां देते हैं, झूठे केस करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। आज 3.5 करोड़ क्रिमिनल केस और 1.5 करोड़ केस चल रहे हैं, और झूठ बोलने वाला आदमी को खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती है कि सेक्शन 215(1) में केवल जज ही उसके ऊपर रिकॉग्निशन ले सकता है। जो पीड़ित है वो कोई केस कर ही नहीं सकता है। इसके कारण लॉ का दुरुपयोग करते हुए बहुत सारे लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है। सहते हुए बहुत सारे केसों को अनावश्यक रूप से लंबा टाला जा सकता है। पिछले दिनों बहुत बड़ा एक केस हुआ झूठ बोलने के ऊपर। अतुल सुभाष जैसे एक होनहार इंजीनियर को भी आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन जो कोर्ट में झूठ बोलते हैं वो केवल जजों के ऊपर ही जजों की रहम पर ही है, और कोई जज झूठ बोलने वाले पे केस नहीं करता है। ये जो पीड़ित पक्ष है उसको भी झूठ बोलने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का नियम बनना चाहिए। धन्यवाद। रकीबुल हुसैन जी, माननीय सदस्य श्री रकीबुल हुसैन जी, माननीय सदस्य श्री रकीबुल हुसैन जी। Sir, I'm not hearing. Let me speak. Let me speak. आपसे अंडरस्टैंडिंग ठीक है। Thank you, madam. आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक। I rise to draw. दो बात, एक तो ये बात मैं इस बात को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मैं दूसरी बात मेहनत का किस्मत खाता है। कई बार ऐसा तो कुछ आदमी बैल करता है, पता ना, मेरे पे आक्रमण हुआ, नहीं मिलता है जितना गाय को मिलता है। 20 फरवरी को मेरे पर आक्रमण हुआ, गुंडों ने मेरे पे आक्रमण किया। कम मेहनत करती है लेकिन खाना दोनों को बराबर मिलता है। 20 फरवरी 2025 को ये हमला हुआ। मेरा बेटा और मेरे सुरक्षा कर्मी पर भी आक्रमण हुआ। जब मैं गुदावाड़ी गांव में बैठक के लिए जा रहा था तो गुंडों ने मेरे पर आक्रमण किया। उनका उद्देश्य मुझे मारने का इरादा। मेरे पुत्र और मेरे सुरक्षा हथियार निकालने की कोशिश करी, तो लेकिन स्थानीय लोगों ने देखा, उनको गुंडों को भगाया। कई बार पहले भी मेरे पर आक्रमण हुआ था। शांति सत्तारूढ़ दल इसके लिए जिम्मेदार है। एक उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैं पुलिस से कई बार फोन किया कि मुझे पर्याप्त सुरक्षा दीजिए। उन्होंने जानबूझ कर मुझे गुमराह किया। तुमने तो क्या तुम्हारी पहली दूसरी जॉब है, पहली जॉब। गुंडे बार बार मेरे पर आक्रमण करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं जूनियर से लेके अनुरोध किया था माननीय सदस्य टी सुमति जी, सुमति, थैंक यू वेरी मच मैडम। है ना। और दूसरा है कि ये लोग जैसे शाम को चलेगा साथ मैडम, प्लीज कीप द हाउस इन ऑर्डर। तो मुझे करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आई राइट हिलता नहीं जब तक पूरा नहीं होता। तुम्हें घर में काम है, तुम्हारे फ्रेंड में सोच कंपनी को शिक्षा मंत्री ने
उससे क्या है वो आपको सभा पे को करना है गुमराह उसका किया काम पीएम3 योजना वैसे ही के होना बारे में। हम चाहिए। कभी सहमत नहीं हुए। तो देखो हम मैं अभी भी कह संसद रहा हूँ सदस्य और शिक्षा मंत्री से मिले थे, अभी उन्होंने इस बात की कभी सहमति नहीं दी। हमारे मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एनईपी पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ये राज्य सरकार पे दबाव डाल रहे हैं। आपके माध्यम से केंद्र सरकार से बताना चाहूँ कि शिक्षा संबंधी सूची का विषय अभी भी है और संघीय ढांचे पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। ये बच्चों के स्कूल ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत नहीं जा रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है। आप कह रहे हैं कि आप केवल उनकी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तमिलनाडु आपके दबाव में कभी काम नहीं करेगा। जगह होती नहीं आप गलत सूचना देके सभा को गुमराह कर रहे हैं। आप संरक्षण है दे सकते हैं, हमको हमें न्याय दिला सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एनईपी को स्वीकार नहीं करेंगे और त्रिभाषीय भाषा सूत्र स्वीकार नहीं करेंगे और हम झुकेंगे नहीं। हम जो हमारे लोगों की शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ेंगे। यदि 10,000 करोड़ रुपये आप देंगे तब भी हम स्वीकार नहीं करेंगे कि पीएम3 किसी भी नाम पे नहीं लेंगे पैसा। मैं जोर देख के आपसे कहना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि इस कोई भी तलवार हम पर न उठाए जो संघीय ढांचे के ऊपर आक्रमण कर। माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 4 लेन रोड की बहुत आवश्यकता है। उसमें हमारे टिमरनी से जो 4 लेन गया है, टिमरनी से सिवनी मालवा, नर्मदापुरम, माखन नगर, सुहागपुर, पिपरिया, गाडरवारा, करेली तक ये 4 लेन ले जाने से लगभग मेरे क्षेत्र की 21 लाख जनसंख्या को प्रत्यक्ष फायदा होगा। और चूंकि पूरे 4 लेन बनने से हमारे जो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, हमारे यहाँ खेती का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, नर्मदा मैया का इलाका है और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस 4 लेन से हमारे नर्मदापुरम और नरसिंहपुर क्षेत्र की पूरी समृद्धि छुपी हुई है और आवागमन का हमारा बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। इसलिए निवेदन है ये 4 लेन देकर हमारे क्षेत्र को करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदया। डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है। सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। वो तमिल का विरोध कर रही है, तेलुगु का विरोध कर रही है, मैथिली का विरोध कर रही है, संथाली का विरोध कर रही है, कन्नड़ का विरोध कर रही है। ये देश के ताने बाने को तोड़ना चाहती है, अंग्रेजों के अंग्रेजी को लागू करना चाहती है और केवल चुनाव जीतने के लिए भावना भड़काकर ये लोग मुझे बताया कब बताया सर अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र सिरोही जालोर के 7 लाख प्रवासी बाहर रहते हैं, विभिन्न शहरों में रहते हैं
मेरा आपसे निवेदन है कि अभी गर्मियों की छुट्टियों के अंदर स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जिसमें बेंगलोर से जोधपुर, हैदराबाद से जोधपुर, कोयम्बटूर से जोधपुर और चेन्नई से जोधपुर। मेरा निवेदन है कि कोयम्बटूर भगत की कोठी से जो ट्रेन पूर्व में चालू थी उनको पुनः चालू करके निमित्त की जाए। अध्यक्ष महोदय, देश आजाद होकर के 75 साल के अंदर भी मेरे लोकसभा क्षेत्र सिरोही जिला हेडक्वार्टर से रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है, उसे जुटाने के लिए सुरक्षित से क्या किया जाए। सर मेरे आपसे निवेदन है, Honorable Chairman, sir. ट्रेन में लेट हो गई, मैं आज 9 बजे में 9:30 बजे आऊँ, 10 बजे सभा का तो उनकी टाइमिंग होगी ना, वैसे वित्तीय संकट जो उनकी टाइमिंग होगी ना, धान का खेती करने वाले किसानों के समक्ष आ रही है। रात भी अगर कुछ अच्छा इवेंट है तो रात में भी लोग सिस्टम में अपने घर में ही बैठो लेकिन काम करें। विराजे आप अपने अपने स्थान पूरी खबर अपडेट किया, सब जगह डाल के सोया ना कि भाई ठीक है पा रहे हैं महोदया, काम तो और बहुत ही वित्तीय संकट में है, तो राज्य सहायता छूट भी नहीं ले पाने की स्थिति में जो अप्रत्यक्ष मिलता है उससे वो बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता में ही उलझे रहते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। तुमको बोलूंगा ना। Thank you very much, Madam Chairperson. समाप्ति महोदय, अधिकांश माननीय सदस्य जो केरल से आते हैं। मुझे हम लोगों को तो आज पता चल रहा है, तुम पहले बताते तो पता चलता कि तुम क्यों कर रहे हो। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आदमी की ज्वाइनिंग इसी आधार पर करोगे, प्रत्यक्ष भुगतान सिस्टम किसानों को दिया जाए और इससे उनको जो राज्य सहायता मिलती है वो तुरंत दी जाए, जिससे पारदर्शिता भी बहाल होगी और अपने जो कठिन परिश्रम है उसको लाभ मिले। इस मामले में सरकार हस्तक्षेप करे। कोशिश करो। Madam Chairperson. धन्यवाद समाप्ति महोदया, आपने मुझे अवसर दिया एक गंभीर लोकमत किसी भी संस्था में तुम बड़े से बड़े केरल के कम से कम 5 सांसद से इस मुद्दे को उठा चुके हैं। आशा बस्तर के संबंध में आशा आकर वो केरल राज्य में अनिश्चित काल की हड़ताल में बैठे हुए हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहे हैं। वहाँ की सरकार कह रही है कि भारत सरकार से उसका हिस्सा नहीं मिल रही है, लेकिन और महोदया सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो धनराशि दी जानी चाहिए वो दी जा चुकी है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा, सरकार से अनुरोध करूँगा। ये तो लोकल ही खबर। मैडम चेयरपर्सन, मैडम आई वांट स्मूथली काम करना उठाना चाहता हूँ। जाके देख के आओ इतनी काम कैसे, तो बैठ के देखिए। 9,000 रुपये जो उनको मिलता है, 9,000 से कम मिलता है, 6,000 रुपये ही राज्य सरकार के द्वारा जिस और सरकार केंद्र सरकार के प्रोत्साहन में 2,000 दिया जा रहा है, वो बहुत ही कम है। फुल डेडिकेशन के साथ ये गरीब महिलाएं इस काम को करते हैं, उनको सरकारी नौकर नहीं माना जाता, उनको वॉलंटियर माना जाता है। जब जाना है खुशी खुशी जाना, उनके कोई सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलते हैं, वो खाली हाथ ही सेवानिवृत्त होते हैं और जो मानदेय उनको मिलता है और केंद्रीय प्रोत्साहन जो मिलता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली को मिनी इंडिया कहते हैं। मैं दिल्ली को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। दिल्ली में अभी अभी जो 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला है, इसके लिए पूरे दिल्ली का धन्यवाद है। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग लगभग 45% रहते हैं। सभापति मैम,
और इनका बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली के विकास में। सबकी मांग है, जिसको आज मैं रख रहा हूं, कि दिल्ली में एक पूर्वांचल भवन बने। दिल्ली में रहने वाले मैथिली समाज, भोजपुरी समाज, अवधी समाज, मगही समाज, संथाली, नागपुरी, छोटा नागपुरी, अंगिका, बज्जिका, ये सब समाज के लोग, इनकी इच्छा है कि एक पूर्वांचल भवन बने। दिल्ली में लैंड केंद्र के पास है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारी